गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा व्हाट इज कंपल्सरी एक्विजिशन। इन केस ऑफ एनी नेशनल प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों की ज़मीन, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करती है फॉर सम नेशनल प्रोजेक्ट्स और द प्रोजेक्ट्स हैविंग सब इन पब्लिक इंटरेस्ट। लाइक आज से बहुत साल पुरानी बात करें तो जैसे रेलवेज़ ने जब इंडिया में एक्सपेंड करना था तो रेलवे को खुद एक ओपन अथॉरिटी दी गई थी कि जहाँ जहाँ रेल नेटवर्क फैलाने के लिए जो जो लैंड एक्वायर करना की ज़रूरत थी वो कंपलसरी एक्विजिशन कर सकती थी। उस कंपलसरी एक्विजिशन के अगेंस्ट लैंड ओनर को एक कंपनसेशन दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है। और कंपलसरी एक्विजिशन इसको इसलिए कहा जाता है कि अगर लैंड ओनर उस चाहे भी कि मुझे ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को नहीं देनी तब भी वो उसको नहीं रोक सकता। गवर्नमेंट हैज़ द राइट, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू एक्वायर इट इन एक्सचेंज ऑफ द कंपनसेशन। सो आइए, जो कंपनसेशन रिसीव करता है उस पर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है वो आज हम इस पर स्टडी करेंगे। इसको डील करता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड को जो डील करता है, that is not an section of income tax act, section 15 of land acquisition act 1994. if in the opinion if in the opinion of the central government any land is required for the purpose of development or for any other purpose under this act, the central government may acquire such land under the provision of land acquisition act 1894 1 of 1894. सो जैसे कि इसमें लिखा है सेक्शन में, एनी लैंड इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट और फॉर एनी अदर पर्पस अंडर दिस एक्ट, तो गवर्नमेंट उसका कंपल्सरी एक्विजिशन कर सकती है। वेयर एनी लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट मे आफ्टर इट हैज़ टेकन पोजेशन ऑफ द लैंड transfer the land to the authority or any local authority for the purpose for which the land has been acquired on payment by the authority or the local authority of the compensation awarded under the act. So friend, ये कह रहा है कि जब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर लिया, आफ्टर इट हैज़ टेकन पोजेशन, जमीन का कब्जा लेने के बाद, ट्रांसफर द लैंड टू द अथॉरिटी, गवर्नमेंट लैंड को ट्रांसफर कर सकती है टू एनी अथॉरिटी और लोकल अथॉरिटी जिस पर्पस के लिए लैंड एक्वायर की गई थी, ऑन पेमेंट बाय द अथॉरिटी, पर उस अथॉरिटी द्वारा या लोकल अथॉरिटी द्वारा कंपनसेशन और पेमेंट कर किए जाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है। लाइक अगर कोई हाईवे बनना है, एनएचएआई को वो लैंड एक्वायर करना है, देन इट विल बी कंपल्सरी एक्विजिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आफ्टर द पेमेंट बाय एनएचएआई टू द रेसिपिएंट, द लैंड विल बी ट्रांसफर टू एनएचएआई, that is National Highway Authority of India. So friends, इसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर सर्कुलर है, सर्कुलर 36/2016 डेटेड 25 अक्टूबर 2016. Taxability of the compensation received by the landowners for the land acquired under the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. सो फ्रेंड्स, कंपल्सरी एक्विजिशन को लेके थोड़ी सी लिटिगेशंस थी जिसको गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया और एक एक्ट पास किया 2013 में, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, जिसको कहा जाता है RFCTLAAR एक्ट। इसी एक्ट के अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने 2016 में एक सर्कुलर इशू किया जिसपे टैक्सेबिलिटी के ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। Under the existing provisions of the Income Tax Act 1961, an agricultural land which is not situated in specified urban area is not regarded as a capital asset. So Income Tax Act में अगर कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है, यहाँ लिखा हुआ है एन एग्रीकल्चर लैंड विच इज़ नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड अर्बन, दैट मीन्स वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गई, तो वो तो कैपिटल एसेट पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है आती। तो इनकम टैक्स एक्ट में वो कैपिटल एसेट ही नहीं आती, तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन के अंदर आती ही नहीं। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इन शॉर्ट रूरल एग्रीकल्चर लैंड पहले से ही एग्जम्प्टेड है
फिर वो कहता है हैंस कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर इंक्लूडिंग कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ सच एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट टैक्सेबल। तो एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इनकम टैक्स में वैसे भी एग्जाम्प्ट है, और अगर वो कंपल्सरी एक्विजिशन के थ्रू भी सेल होती है, ट्रांसफर होती है, वो तब भी टैक्सेबल नहीं रहेगी। फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2004 inserted section 10 subsection 37 in the act from 1st April 2005 to provide specific exemption to the capital gain arising to an individual or a HUF from compulsory acquisition of an agriculture land situated in specified urban limit subject to fulfillment of certain conditions. Therefore, compensation received from compulsory acquisition of an agriculture land is not taxable under the act. तो फ्रेंड्स, पहले कहते हैं सर्कुलर ये कह रहा है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है, तो उसका ट्रांसफ़र चाहे कंपल्सरी में हो चाहे ना हो उसकी टैक्सेबिलिटी तो है ही नहीं। आगे वो कह रहा है कि फाइनेंस एक्ट 2004 में, जो कि 1 अप्रैल 2005 से एप्लीकेबल था, उसमें सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में स्पेसिफिकली अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को भी टैक्सेबिलिटी से हटा दिया गया है। तो एग्रीकल्चर लैंड चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, कंपल्सरी में दोनों में ही उन्होंने कह दिया, अलग अलग वेज अलग अलग प्रोसीजर में एग्जाम्प्ट हो रही है, बट दोनों में ही टैक्स नहीं लगेगा अगर हम कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में होते हैं। सो आगे सर्कुलर कहता है द RFCTLAR एक्ट which came into effect from 1st January 2014 in section 96 ऑफ राइट टू फेयर एंड कंपोजिशन ट्रांसपेरेंसी, उस एक्ट में बात कर रहे हैं। इंटर एलिया प्रोवाइड्स दैट इनकम टैक्स शैल नॉट बी लेविड ऑन एनी अवार्ड और एग्रीमेंट मेड except those made under section 46 under the RFCTLAR Act. Therefore, composition received from compulsory acquisition of land under the RFCTLAR Act except those made under section 46 is exempted from levy of income tax act. So friends, जैसे कि पहले आया कि एग्रीकल्चर लैंड की स्पेसिफिक एग्जम्पशन इनकम टैक्स एक्ट में प्रोवाइडेड है, लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है और कंपल्सरी एक्वायर हो रही है, तो राइट टू फेयर एंड कंपनसेशन एक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया, उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 96 में बाकी सारी भी इनकम टैक्स पे रोक लगा दी गई है, दैट इनकम टैक्स शैल नॉट बी लेविड ऑन एनी अवार्ड और एग्रीमेंट। As no distinction has made between compensation received for compulsory acquisition of agricultural land and non-agricultural land in the matter of providing exemption from income tax under the RFCTLAR, the exemption provided under section 96 is wider in scope than the tax exemption provided under the existing provision. This has created uncertainty in the matter of taxability of compensation received on compulsory acquisition of land, especially those relating to acquisition of non-agricultural land. The matter has been examined by the board and it is hereby clarified that compensation received in respect of award or agreement which has been exempted from levy of income tax by section 96 shall also not be taxable under the provision of income tax act, even if there is no specific provision of exemption for such exemption compensation in the income tax act. So friends, जैसे कि हमने पहले देखा कि एग्रीकल्चर लैंड रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग प्रोविजंस पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट में है, जो कि कहती है कि वो टैक्सेबल नहीं है कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर लैंड के केस में इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। हालांकि सेक्शन 96 ऑफ राइट टू फेयर में कंपोजिशन एक्ट के अंदर कहा गया है कि कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो कि अपने आप में एक वाइडर स्कोप है, लेकिन एक किसी और एक्ट में से स्पेसिफाई करना कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा और इनकम टैक्स में उसका कोई प्रोविज़न ना होना एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है लोगों के बीच में और लिटिगेशन के बीच में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस हैज क्रिएटेड अनसर्टेनिटी इन द मैटर ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपल्सन रिसीव, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर के केस में इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविज़न नहीं था। इसीलिए इस सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट CBDT ने ये भी स्पेसिफाई कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में चाहे वो लैंड एग्रीकल्चर हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि 96 सेक्शन में लिखा हुआ है कि 46 के अलावा जितनी भी कंपल्सरी एक्विजिशंस होगी उन सब पे टैक्स नहीं रहेगा। सो कंपल्सरी एक्विजिशन 46 क्या कहता है? 46 provides provisions relating to rehabilitation resettlement how to apply in case of certain person other than specified person. So
अगर हम इसमें इसकी हम डिटेल में जाएं तो बेसिकली ये स्पेशली डील करता है विद परचेजिंग लैंड थ्रू प्राइवेट नेगोशिएशन बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो एक होता है जैसे हमने बताया कि कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट रेट डिसाइड करती है, उसी रेट पे सबको एक्वायर किया जाता है। लेकिन अगर कंपलसरी एक्विजिशन गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट के जो एक कॉमन रेट है उसके अलावा जो भी लैंड ओनर्स हैं उनके साथ एक प्राइवेट नेगोशिएशन के साथ गवर्नमेंट डील करके कंपलसरी एक्विजिशन करती है, इन दैट केस नॉन एग्रीकल्चर लैंड हमारी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई भी एग्जम्पशंस नहीं है। सो फ्रेंड्स, टैक्सेबिलिटी तो हमारी डिस्कस होगी कि इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं रहेगी। सो यहाँ पर हमारा एक फर्दर एक सेक्शन आता है, सेक्शन 194 LA, पेमेंट ऑफ कंपोजिशन और एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट एनी सम being in the nature of compensation or the enhanced compensation or consideration or enhanced consideration on account of compulsory acquisition of any immovable property other than agricultural land, TDS will be deducted at the rate of 10% exceeding ₹2 lakh during the financial year। तो जो भी पेमेंट होगा उस पर 10% TDS डिडक्ट होगा और पर वो कंप्लीट आपको रिफंड आएगा, उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ propsindia.com पे पोस्ट करें। थैंक यू।